जिस तरह से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आई नॉट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इक्वल टू ई नॉट बाय आर, आर रेजिस्टर है, उसी तरह से प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका रेजिस्टर जो है वो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल है। तो ये रेजिस्टर इसके लिए है ओमेगा एल। लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लिख सकते हो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स एल। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एक्सएल से। अब आप इसको एक्सएल को क्या बोल सकते हो? तो इसको आप बोल सकते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक तरह से ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये क्या है? ये तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। तो दिस वन इज इक्वल टू, आप ये कह सकते हो दिस वन इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो इसका मतलब ये एक्सएल जो है आपका, जो एक्सएल आप देख रहे हो, एक्सएल किसके इक्वल है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एल कहने का मतलब क्या हो गया? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू बोले या एफ बोले, इंटू एल। इससे क्या पता लगता है आपको? साफ यहाँ पे साफ जाहिर है कि एक्सएल जो है एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट भी यहाँ पे ओम ही होगी। जिस तरह से वहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ओम हुआ करती थी, तो यहाँ पे भी इसकी यूनिट ओम होगी। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इंडक्टर का है, क्योंकि ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा है, अब ये सोचो एक बार कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी का एक टर्म्स है, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, समझने वाली बात है, तो 1 मार्क्स में ये पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू में, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? अगर आप ये 0 हो गया तो पूरा एक्सएल 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा एक्सएल 0 हो जाएगा, राइट? यस। तो यहाँ पे आप एक्सएल 0 लिखोगे। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो गई, ये इनफाइनाइट हो गई, जो कि हो नहीं सकता यहाँ पे, तो ये भी इनफाइनाइट होगा, तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे फिर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा, जिसको मैं एक और को मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अच्छा जी ग्राफ ड्रॉ करके आप दिखाओ एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो ये देखो, ये एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं आपके पास यहाँ पे, और नीचे मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ और ऊपर मैं एक्सएल ले लूँगा। ठीक है, तो नीचे हमारा फ्रीक्वेंसी है एफ एक्स एक्सिस में, और ऊपर हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सएल है ऊपर। तो ये एक्सएल है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हो, ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा अब ये बताओ, अगर एक्सएल बढ़ रहा है तो करंट में क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, अगर आपका एक्सएल इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है करंट आपकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सएल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आपकी डिक्रीज करेगी, और अगर एक्सएल डिक्रीज करेगा तो करंट आपकी इंक्रीज करेगी। तो ये चीज भी आपको वहां पे ध्यान में रखना है। ठीक इसी तरह से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पे आते हैं, चूंकि हमने उसको भी स्टडी कर रखा है, तो इसके वाली भी बात करते हैं। आपने मुझे पहले ही बताया था कि मैं आपकी बात को मान गया कि ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है ना, 1/ω_c रेजिस्टेंस है। इसको आप बोलोगे यहाँ पे XC, जिस तरह से वहां पे एक्सएल बोला था, यहाँ पे इसको बोलेंगे XC। तो I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/E0/XC, ऐसा हो गया। ठीक है, तो XC जो है, XC क्या है? तो XC के बारे में सिर्फ इंडिविजुअली बात करें पहले। XC इक्वल टू 1/ω_c। दैट मीन्स 1/ω_c कहने का मतलब क्या हो गया? 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C। यहां से आपको साफ पता लग रहा है कि XC जो है, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे मैंने पिछली बार बोला था, मैंने अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो जाए, तो क्या करोगे आप? तब XC का क्या मतलब रहेगा?
अगर ये 0 हो जाए तो 1/0 होगा, दिस वन इज 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसका मतलब XC आपके लिए क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर से होके करंट पास ही नहीं करेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल है और बिल्कुल MCQ पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें। अब सवाल है कि चलो आपने इतने सारे चीजों का ग्राफ ड्रॉ किया है तो इसका भी ड्रॉ करके दिखा दो। तो चलो जी इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और बात करते हैं कि क्या है इसके ग्राफ में। तो देखो ऊपर X और Y एक्सिस ले लिया आपने, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दिखानी है तो फ्रीक्वेंसी ले लिया और एक तरफ XC दिखाना है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आपने तो देखा ही था यहाँ पे ये क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ जो होता है वो कर्व हो जाता है। तो ये ग्राफ इसका अब जो बनने वाला है वो ग्राफ होगा थोड़ा कर्व। कैसा कर्व, ऐसा देखो, ऐसा कर्व ग्राफ बनेगा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसके लिए भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसका मतलब है कैपेसिटर अगर अलाउ कर रहा है AC को तो, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना। तो thus capacitor allow AC to flow through its easily but offer infinite resistance to flow of DC। इसका मतलब है कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर DC को जो है ना ब्लॉक मार देता है, DC को ब्लॉक मार देता है, DC को फ्लो नहीं करने देगा, जबकि AC को अपने से फ्लो करने देगा। ध्यान रखना है, बहुत बार ये बहुत ही बिल्कुल मार्केबल पॉइंट है। कैपेसिटर AC को फ्लो करने देता है अपने से, लेकिन DC को फ्लो करने नहीं देता है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है कैसे बढ़ेगी और कैसे कम होगी। अगर ये XC है तो XC की वैल्यू फिर उसी तरह से, जिस तरह से मैंने पिछले वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह से होगी कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी XC की वैल्यू बढ़ती है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर मान लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है, समझना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सबके बीच के टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट करके समझना होता है। बड़ा ही आसान है, तीनों ही पार्ट हैं और तीनों फॉर्मूले में भी काम आएगा, इवन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा।